Hello everyone, welcome again on this learning platform of Super Diamond Memories. Guys, in this video we are going to discuss the 30 questions of CDP section, that is Child Development and Pedagogy. And this question is of HET exam 2018. So let's get start the video. Let's see what question number first says. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है, यानी कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सिग्निफिकेंट है अबाउट द डेवलपमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सा फैक्ट है जो वो सार्थक यानी कि सही है। यह पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता, यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। जो गाइस ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह पूर्व अनुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता, ये बिल्कुल भी नहीं होता। हम किसी को डिफाइन नहीं कर सकते कि इस बच्चे का विकास इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट है, यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सभी व्यक्तियों की जो विकास दर है वो समान नहीं होती, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया, यानी कि उसको मानव संपर्क से अलग रखा गया, उसका जो बड़ा उसका पालन पोषण है वो मानव से अलग करके किया गया है, प्राय दीर्घ काल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है। तो क्या होगा, उस व्यक्ति में भाषा की कमी होगी जो बाद की भाषा उद्भाषण अनुभवों के द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष को बल देता है, वातावरणीय, जैविकीय, अंतःक्रियावादी या व्यवहारिक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि उसके वातावरण संबंधी कारक हैं। हम उसको मानव संपर्क से अलग करके अगर बड़ा कर रहे हैं तो उसमें जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो अच्छा नहीं हो पाता, लैंग्वेज डेफिसिट रहती है उसके अंदर। तो कौन सा फैक्टर है, तो ये वातावरणीय फैक्टर है, इट इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम व्यू रचना सृजनशीलता के विकास को बाधा पहुंचाती है। कौन सी जो व्यू रचना है, विद्यार्थियों को लचीले ढंग से चिंतन में सहायता करना, ये तो बिल्कुल सहायता करती है, कोई बाधा नहीं पहुंचाती। विद्यार्थियों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी उसको बाधा ही पहुंचाती है, क्योंकि बच्चे कुछ नया करने के लिए एनकरेज किए जाते हैं। शिक्षण अधिगम के अनुसार के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना, ओवर कंट्रोल करना कहीं भी सही नहीं माना जाता। बच्चों को ज़्यादा उनके ऊपर नियंत्रण बना के रखना, उनको ज़्यादा कंट्रोल करना, तो ये उनके जो डेवलपमेंट क्रिएटिविटी को ऑब्स्टेकल करेगी ये चीज़। विद्यार्थियों को अधि व्यवसायी और विलंब संतुष्टि हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना, जो ये फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है ये तो हेल्प करते हैं, और जो थर्ड ऑप्शन में है वो बाधा पहुँचाता है शिक्षण अधिगम योजना की सृजनशीलता के विकास में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, संवेग की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही रूप से प्रकट होती है। कुछ एक संवेगों का ही व्यवहारात्मक पक्ष होता है, संवेग जीव की स्थायी अवस्था है, संवेगात्मक प्रकटीकरण को अधिगम द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते, प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 4 है, प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है। अधिनायकवादी, लापरवाह, प्राधिकारिक या फिर कृपालु। इसमें जो सबसे प्रभावी रहती है वो होती है गाइस अथॉरिटेटिव, यानी कि इसमें बच्चे को जितना लाड दिया जाता है उतना इसके ऊपर कंट्रोल और उतनी ही स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाती है। और जो अधिनायकवादी होते हैं उसमें सिर्फ लाड़ प्यार दिखाया जाता है। लापरवाह में पेरेंट्स अपने बच्चों को बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, और कृपालु में वो बच्चों को सिर्फ अच्छी ही चीज़ें देना जानते हैं, वो उनके ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करना चाहते। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो अथॉरिटेटिव, ये अच्छी मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कौन सा है जो वो करेक्ट नहीं है। इसके ऑप्शन हैं गाइस प्रश्नोत्तरी, मानदंड संदर्भित परीक्षण, समूह परिचर्चा या फिर वार्तालाप। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसके में हम फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं कर सकते, ये रचनात्मक आकलन होता है जो ड्यूरिंग द क्लास या फिर डेली के बेस पर होता है। तो जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल जो सीटेट है और एचटेट के एग्ज़ाम है वो सीआरटी के अंतर्गत रखे जाते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट।
यानी कि एक क्राइटेरिया रखा गया कि 90 मार्क्स वाला ही कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई होगा। तो ये कोई फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी क्विजेज, ग्रुप डिस्कशन और कन्वर्सेशन ये सभी फॉर्मेटिव असेसमेंट के टूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशावली के फलस्वरूप हमारी अद्वितीय क्षमता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गाइस भाषा अर्जन साधन, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए गाइस, समावेशन का तात्पर्य एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना, सिर्फ कुछ समय के लिए, अधिकांश समय के लिए, पूरे समय के लिए, विद्यालय की सामाजिक गतिविधियों के दौरान। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 8 को वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फुल टाइम, पूरे टाइम के लिए ही जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेट किया जाना चाहिए। नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लीमेंट्री लॉ ऑफ लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक। इसमें जो हमने एक पूरक अधिगम नियम वो बताना है वो कौन सा है जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था? तत्परता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम या फिर प्रभाव का नियम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्डिंग। वैसे तो गाइस ये तीनों ही जो चारों ही अधिगम के नियम हैं वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन जो ये 3 है फर्स्ट नंबर ऑप्शन में और थर्ड में और फोर्थ में, ये प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है और ये है सप्लीमेंट्री या फिर पूरक अधिगम इनको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम अयोग्यता उपयुक्त रूप से परिभाषित की जा सकती है। जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? यह बाह्य है और शैक्षिक और सांस्कृतिक वंचना से होती है, यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से दुष्क्रिया से होती है, यह बाह्य है और सांवेगिक विक्षोभ से होती है, यह आंतरिक है और मानसिक मंदता से होती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 है। जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इट इज़ इंट्रिंसिक एंड ड्यू टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय डिसफंक्शन। तो यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया से होती है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 11। हार्वर्ड गार्डनर जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी थी उनकी, उसमें निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? हार्वर्ड गार्डनर ने गाइस 8 प्रकार की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस बताई गई है और जो हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो भी चैनल पर प्रोवाइडेड है। बड़ी छोटी सी वीडियो है, आप उसको ज़रूर देख लेना, आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा इस थ्योरी से रिलेटेड। तो कौन सी बुद्धि है जो वहाँ पर नहीं सुझाई गई है? मैथमेटिकल है या फिर गणितीय है, संगीत है, अंतर्वैयक्तिक है या फिर व्यवहारिक है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 4 है। इनकी प्रैक्टिकल कौशल नाम की कोई बुद्धि उन्होंने नहीं सुझाई है। मैथमेटिकल भी है, म्यूजिकल भी है, इंटरपर्सनल भी है, एक इंट्रापर्सनल है और एक काइनेस्थेटिक या बॉडली काइनेस्थेटिक बोल सकते हैं। आप उस थ्योरी को जरूर विजिट करना यदि आप उस थ्योरी को समझना चाहते हो तो। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 12। वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है। यानी कोई ऐसा बालक है जो किसी कार्य को अकेले तो कर नहीं सकता, लेकिन वो जब उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है तो वो उस कार्य को आसानी से कर लेता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार उसको क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, रेंज ऑफ टास्क टू डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू डू अलोन बट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अडल्ट एंड मोर स्किल्ड पीयर्स इज कॉल्ड। उसको क्या बोला जाता है? निर्देशित सहभागिता, स्कैफोल्डिंग, आसन विकास क्षेत्र या फिर अंत व्यक्तिनिष्ठता। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD इसको बोला जाता है और ZPD की फॉर्म भी पूछी जा सकती है, वो है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 13। समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, सत्यापन और सामान्यीकरण करना, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 4 है। ये किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई स्टेप नहीं होता। हम एक्यूमुलेट करते हैं डाटा को, यानी कि उसको इकट्ठा करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं और उसको जनरलाइज करते हैं। तो जो नहीं है वो पूछा गया, नोट हाईलाइटेड है यहाँ पे बोल्ड
इसको किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम है। अधिगम क्या है? लर्निंग। जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ है। व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है। विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 है कि अधिगम क्या होता है? व्यवहार के द्वारा और अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में जो स्थायी प्रभाव आ जाता है वो अधिगम होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा आग में एक बार हाथ जल जाता है तो हम अगली बार आग को टच नहीं करते, क्योंकि क्या हुआ, हमने एक्सपीरियंस से सीखा कि आग को टच करेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो वही एक प्रकार से लर्निंग है, इसको हम अधिगम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी कंस्ट्रक्टिविस्ट उपागम की विशेषता क्या है? अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना, अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना, अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। इसकी जो विशेषता है गाइस क्वेश्चन नंबर 15 में, इसमें होता है करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। इसकी क्या विशेषता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि दूसरों के सहयोग पर बल दिया जाता है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं? गाइस जो इसकी थियोरी भी है कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थियोरी, वो भी चैनल पर करवाई गई है। आप CDP की जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की प्लेलिस्ट उसको जरूर विजिट करें, इंपॉर्टेंट थियोरीज वहाँ पे आपको करवाई जाएंगी। तो जो इसमें कौन सी वो स्टेज है जिसमें एक बालक नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता, यानी कि जो अंदर से क्या सोचता है उनके बारे में वो रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि वो बाहर के द्वारा पुरस्कार और दंड से वो नियंत्रित रहते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? पूर्व परंपरागत स्तर या फिर पश्चिम परंपरागत स्तर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक बालक जो किसी भी विशेषता जैसे दुश्चिंता या सामाजिकता में उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में भी इसी तरह से रहता है। ये कथन निम्न के महत्व को बल देता है। अनुवंशिकी और वातावरण के या फिर परिपक्वता के? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज, यानी कि एक विशेषता है, एक बालक जो किसी एक विशेषता में उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में वह इसी तरह रहता है, यानी कि वो चेंज नहीं होता अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। तो वो किसका महत्व है? तो वो महत्व है इस अनुवंशिकी का। यदि वो चेंज हो जाता है, यानी कि टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल एक बालक जो उसकी लाइफ की इनिशियल स्टेज 4-5 साल का है, वो मंद बुद्धि है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो अगर इंटेलिजेंट बन जाता है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो सुधर जाती है अगर, तो उसका जो महत्व होगा वो वातावरण का होगा। लेकिन वो ऐसे ही रहता है तो जैसे वो शुरू में था, तो वो अनुवंशिकी के प्रभाव को दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है। चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रमण प्रक्रिया है। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है। चिंतन और भाषा असंबंधित है। इस क्वेश्चन में जो गलत स्टेटमेंट है गाइस वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये असंबंधित बिल्कुल भी नहीं होते। थिंकिंग एंड लैंग्वेज आर रिलेटेड, ये रिलेटेड होते हैं, ये अनरिलेटेड नहीं होते। बाकी तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इंकरेजेस डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग? आधा का प्रतिलोम क्या होगा? न्यूनतम अभाज्य संख्या क्या है? आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे? योग व्यवकलन का विलोम होता है, कहने का क्या तात्पर्य? मतलब इसमें कौन सा वो क्वेश्चन है जिसमें बच्चा ज़्यादा थिंकिंग होगी, उसकी मतलब उसको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, वो कौन सा प्रश्न है? तो वो है गाइस ऑप्शन नंबर 4, यानी कि योग और घटाव, जोड़ और घटाव का विलोम होता है, इसका कहने का क्या तात्पर्य है? तो बच्चे की जो थिंकिंग पावर है वो सोच पर मतलब जोर डालेगा, अपनी जो थिंकिंग पावर है, और वो सोच के बताएगा कैसे वो विलोम है, उसको एक्सप्लेन करेगा। तो आधा का विलोम इसका एक आंसर हो जाएगा, इसका भी एक परफेक्ट आंसर है, इसका भी आंसर बन जाएगा। तो इसका जो परफेक्ट आंसर देने के लिए इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो क्या उसका तात्पर्य होता है कि योग और व्यवकलन एक दूसरे के विलोम है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता व्यक्ति के अभिप्रेत व्यवहार से संबंधित नहीं है? ऊर्जित, निर्दिष्ट, पृथक,
या फिर सतत। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइज पृथक। ये सेपरेट व्यवहार से संबंधित, अभिप्रेत व्यवहार से संबंधित नहीं है। एनर्जाइज्ड, डायरेक्टेड, सस्टेन्ड, ये सभी रिलेटेड है, बट जो सेपरेटेड अलगाव जो मनुष्य है उसमें नहीं हो सकता, उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें वो नहीं हो सकता, उसकी बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक नहीं है अलगाव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं होता, इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियाँ प्रयोग की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं होता सतत और व्यापक मूल्यांकन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गैनी के द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर कौन सा है? सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है गाइस? वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान करना। गैनी के द्वारा 8 प्रकार बताए गए हैं अधिगम के, वो भी हम कभी डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो जो सबसे पहला है, सबसे उच्चतम स्तर वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? दुश्चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर या फिर प्रशंसा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 4। ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, ये हमको बाहर से मिलती है, ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है? व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना, व्यक्तिपरक अनुदेशन देना, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, ये कोई वांछनीय चरण इसका नहीं है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पता करने का। योग्यताओं के बारे में पता करना, व्यक्तिपरक निर्देशन देना, प्रतिभाओं की पहचान करना, लेकिन उनके जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को पता करना, ये कोई वांछनीय चरण इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विकास के पक्ष जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? पृथकता से, आंशिकता से, यादृच्छिकता से, या फिर समग्रता और शाकिलता, या फिर संपूर्णता से। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर गाइस बिल्कुल आसान है, 4th है। अलगाव से बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ना ही पार्शियली कुछ को हम इंक्लूड करके रैंडमली भी नहीं हो सकता। तो जो विकास के क्षेत्र के जो हमने कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं वो है समग्रता और संपूर्णता की, होलिस्टिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है संवेदीगामक, पूर्व क्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको बोलते हैं, जिसमें बच्चे के पास कोई तर्क नहीं होता, वो सिर्फ उसके अंतर्ज्ञान या अंतर्बोध पर आधारित होती है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? जीवन के आधार प्रश्न की अपर्याप्तता को झेलना, आधारभूत और सार्वभौमिक आधार प्रदान करना, भाविक मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट, उसकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी विशेषता नहीं पूछी गई है, यानी कि जो वंचित बालक है उनकी सभी विशेषताएं हैं बट वो नहीं है। ये भी उसकी विशेषता है कि वो जो आवश्यकताओं की कमी होती है उसको वो झेलता है और उसको भाविक मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट बना रहता है, स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वो वंचित रहता है। लेकिन जो ये आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना ये उसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बहुबुद्धि या मन के फ्रेम या ढांचे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी थी, ये उनकी पुस्तक का नाम है, मन के फ्रेम या फिर मन के ढांचे। आप इस थियोरी को जरूर विजिट करना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और हर बार पूछी जाती है। जिसके प्रवर्तक थे वो थे हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 29। अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में कौन सा कथन सही है? संकलित आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है, संकलित आकलन अनौपचारिक कहलाता है, संकलित आकलन अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान होता है, संकलित आकलन विद्यार्थियों की कठिनाइयों के निदान पर बल देता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये औपचारिक आकलन होता है। दिस इज फॉर्मल असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? समस्या आधारित अन्वेषण, निर्देशित अन्वेषण या फिर प्रदर्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ये बाल केंद्रित नहीं है, ये शिक्षक केंद्रित। यानी कि शिक्षक डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन होता है प्रदर्शन करना, यानी कि शिक्षक कुछ श्यामपट पर या फिर स्मार्ट बोर्ड पर कुछ प्रदर्शित करके बच्चों को लेक्चर देता है। बट जो प्रॉब्लम बेस्ड है, डिस्कवरी बेस्ड है और गाइडेड डिस्कवरी, वो सभी चाइल्ड सेंटर्ड है, ये टीचर सेंटर्ड है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने CDP के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।